जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं और इसके पीछे रीजन है उसकी ज्योग्राफी। जापान की जो ज्योग्राफी है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस रीजन में कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो वहां पर देखने के लिए मिलते हैं उसका कारण जापान की ज्योग्राफी है। अगर आप देखोगे जापान जिस रीजन में लाई करता है उसको बेसिकली पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, वहां पर जापान लाई करता है और पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर लाई करता है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी चीज है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन देखने के लिए मिलती है और इसी की वजह से जापान को भी आप देखोगे तो वहां पर भी सिमिलर कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और रिसेंटली एक 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है जापान के फुकुशिमा वाले रीजन में। और इसको मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर क्यों कहा है कि फुकुशिमा एक ऐसा रीजन है जहां पर जापान में पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था और इसमें 2011 में अर्थक्वेक और सुनामी के आ जाने से एक न्यूक्लियर डिजास्टर देखने के लिए मिला था और फिर हिस्ट्री ने रिपीट किया और आज यानी 15 मार्च को एक 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इस चीज को हिट करता है, जिससे काफी बड़ी जो डिजास्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट जापान ने की थी उस रीजन में उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा और उससे काफी ज्यादा डिजास्टर्स ये हो सकता है। जहां पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 5.8 अर्थक्वेक हिट्स जापान फुकुशिमा। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जापान को हिट करता है 15 मार्च को, ऐसा जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं जापान की उनका कहना है। हालांकि जो कैजुअलिटीज हैं उनका नंबर ऐसा खास नहीं है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। ये जापान के लिए नया नहीं है क्योंकि जापान ने कई सालों से इस चीज को फेस किया है और जापान की एक यूनिक बात यही है कि जापान की जो रिबिल्डिंग कैपेसिटी है, इतने सारे अर्थक्वेक को फेस करने के बाद एक साल में ऐसा नहीं है कि 2-3 अर्थक्वेक ही आते हैं, बल्कि बहुत सारे अर्थक्वेक जापान में देखने के लिए मिलते हैं और उसके बाद भी जापान की जो रिबिल्डिंग कैपेसिटी है वो जापान को और अलग देशों से अलग बनाती है और उसी की वजह से जापान आज आपके सामने खड़ा भी है। जिसकी हम बात कर रहे हैं फुकुशिमा वाला रीजन, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। बट अब जो आया अर्थक्वेक, उसके बाद कोई सुनामी देखने के लिए नहीं मिलती क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो अर्थक्वेक आता है उसके बाद सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इस केस में जो सुनामी है वो नहीं आई थी। और इससे भी पहले आप देखोगे जनवरी में होन्सू जो वेस्ट कोस्ट ऑफ जापान में लाई करता है, वहां पर एक अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। इवन न्यू ईयर वाले दिन आप देखोगे तो 161 लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक और बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। और इसके वजह से आप देखोगे जापान की जो पॉपुलेशन है उसमें भी काफी गिरावट देखने के लिए मिलती है। और आज के टाइम पर आप देखोगे तो जापान में जो फर्टिलिटी रेट है वो भी काफी ज्यादा नहीं। और इवन आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक न्यूक्लियर अटैक यूएसए के द्वारा किया गया था जापान पर, हिरोशिमा वाला रीजन के बारे में आपने सुना होगा कि जो न्यूक्लियर अटैक यूएसए ने उस टाइम पर किया था उसके इफेक्ट आज भी जापान में देखने के लिए मिलते हैं। इवन आपने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में सुना होगा जो यूक्रेन में हुआ था, उसकी वजह से आज तक जो वहां की पॉपुलेशन है वहां पर जाने से डरती है क्योंकि जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर से जो रेडिएशन निकलती हैं वो काफी लंबे समय तक निकलती हैं। उनको डिग्रेड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती और इसको डिग्रेड करना इजी भी नहीं होता। जैसे कि हम बात कर रहे थे फुकुशिमा न्यूक्लियर इंसिडेंट के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में जब दुनिया सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर बात ही कुछ ऐसी है, इसका जो इफेक्ट है सालों सालों तक, डिकेड्स भी कम पड़ जाते हैं, उनमें चलता रहता है। अगर हम बात करें फुकुशिमा वाले इंसिडेंट की तो फुकुशिमा वाला जो इंसिडेंट है उसमें पहले एक अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के साथ साथ एक 15 मीटर ऊंची, समझ सकते हैं 15 मीटर कितना ऊंचा होता है, इतनी ऊंची सुनामी आती है और उसकी वजह से जो पावर सप्लाई थी और जो कूलिंग के लिए रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है सामान, वो भी पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है। और ये इंसिडेंट 11 मार्च सन 2011 में देखने के लिए मिलता है। और रिसेंटली आप देखोगे इसकी वजह से ना जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो काफी ज्यादा स्टोर हुआ था क्योंकि उस टाइम बारिश भी पड़ रही थी और सुनामी भी आई थी, तो जितना भी कूलिंग के लिए वाटर यूज होता था वो स्टोर हो चुका है वहां पर। और उसके वजह से आप देखोगे तो जापान के अंदर न्यूक्लियर वाटर वेस्ट स्टोर हो चुका था। और रिसेंटली अगस्त 2023 में आपने देखा होगा कि जो भी न्यूक्लियर वेस्ट उस टाइम पर मौजूद था जापान ने, उसने कहा था कि वो इनको रिलीज करना चाहता है पैसिफिक ओशन में। और उस टाइम पर रशिया ने और चाइना ने उसका अपोजिशन किया था। और जितने भी सी फूड्स, जैसे हम मछली की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं, क्रैब्स की बात करते हैं, जो जापान से इंपोर्ट होता था चाइना में और रशिया में, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था, उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। पर अगस्त 2023 में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने कहा कि जापान इसको धीरे धीरे बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में इसको रिलीज कर सकता है पैसिफिक ओशन में। हालांकि
काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इसके तरफ कंसर्न दिखाया, बट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने इसको ग्रीन लाइट दे दी थी। और रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि जो प्लान जापान ने इंट्रोड्यूस किया था इन द फ्रंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करता है और जापान इसको कंटिन्यू कर सकता है। और जो आज के टाइम पर जो अर्थक्वेक आया था 5.8 का, हालांकि इसकी वजह से कोई कैजुअलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, पर हो सकता था कि इसके वजह से काफी ज्यादा डिजास्टर हो सकता था, क्योंकि अगर जो स्टोर वाटर है वहां पर कुछ ऐसा दुर्घटना देखने के लिए मिलती तो उसके वजह से वो वाटर फैल सकता था, और उसके वजह से जो लाइफ है, जो ह्यूमन बींग्स है, इवन जो वहां पे रहने वाले फ्लोरा और फोना है, उस पर भी काफी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। थैंक यू।